बात करेंगे भारतीय राजनीति की, चुनाव की। चुनाव का मौसम फिर आ गया है और चेहरे की। भारतीय राजनीति में चेहरे की एक अपनी अहमियत है, एक करिश्मा जुड़ा होता है, एक जुड़ाव आम आदमी का समर्पण भी, समर्थन ही नहीं समर्पण भी करते दिखाई देती है। आम जनता, आम आदमी, नेता जब बड़ा हो जाता है, लार्जर देन लाइफ इमेज उसकी हो जाती है, या जनता मना देती है। नकारती भी है लेकिन बनाती जनता है। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से अगर हम देखें, विधानसभा चुनाव जब आते हैं उसमें केंद्रीय राजनीति का पुट चेहरे के लिहाज से हमेशा रहा है। और खासकर तब जब 2014 से राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री आगाज हुआ, लोग आकर्षित हुए। मोदी है तो मुमकिन है, यह मोदी की गारंटी है, एक अकेला सब पर भारी। अलग अलग सालों में, अलग अलग मौसम में हमने इस तरह के नारे बुलंद होते दिखाई दिए और चुनावों ने तस्दीक भी की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नहीं हारी बीजेपी। सबसे बड़ा उदाहरण तो 2018 के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं। वो कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन 4 महीने बाद सूपड़ा साफ हो गया। फिर से 44 सीटें 2014 में आई थी लोकसभा की, 2019 में भी 52 सीटें ही आ पाई। और जिन राज्यों में जीत हुई थी वहां 25 में से 25, 29 में से 28, मध्य प्रदेश में 11 में से 10, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतती दिखाई दी थी। पर हम बात कर रहे हैं आज के चुनावी मौसम की। तो प्रधानमंत्री मोदी का वो जो जलवा था, वो जादू क्या अभी भी बरकरार है? ब्रांड मोदी। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प ही नहीं है भाई, मोदी नहीं तो कौन। यह आम चर्चा थी, आम विमर्श था। पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या तस्वीर बदल गई है? क्योंकि 370 पार, एनडीए 400 पार, वो तो नहीं हुआ। 240 लेकर बीजेपी आई, खुद अपने दम पर बहुमत से 32 पीछे। ये बात और है कि पूरे इंडिया गठबंधन की सीटों से ज्यादा अकेले बीजेपी लेकर आई। पर जब ताल इतनी लंबी ठोकी जाती है तो उसके असरात, तो उसके वो जो नतीजे होते हैं वो तो भुगतने पड़ते हैं। वो बीजेपी भुगत रही है क्या? अब रोल बैक सरकार की एक छवि भी सामने आ रही है। वो लैटरल एंट्री की बात हो, समीक्षा करने की बात हो रही हो, अग्निवीर की, इंडेक्सेशन प्रॉपर्टी का वो फैसला वापस लेना हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वक्फ बोर्ड की बात हो, ब्रॉडकास्ट बिल हो, यूपी में नजूल प्रॉपर्टी की बात हो, नेम प्लेट विवाद हो, फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से, बुलडोजर वापस, लाइन हाजिर हो गए, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। और ऐसा पिछले 10 सालों में बीजेपी के साथ नहीं हुआ था। तो ब्रांड मोदी क्या डिमिनिश हुई है या वो बरकरार है? दूसरा कैचअप गेम अभी खेलते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें दूसरा चेहरा आ जाता है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट भी चला था, अच्छा खासा उसमें निवेश हुआ। पैसे के निवेश की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी सब लगे पप्पूकरण प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन क्या अब वो औंधे मुंह गिर गया है? अब वो पूरी तरह से सिरे से खारिज हो गया है? बात उससे कहीं आगे बढ़ गई है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का पुट ऐसा हुआ कि अब एक्सेप्टेबिलिटी राहुल गांधी की, और एक वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन बात बात पर विदेश भाग जाते हैं, वो खांचा, वो सांचा, वो तस्वीर पूरी तरह से तोड़ दी है क्या?
राहुल गांधी ने, अब तो वो उबर में बैठ जाते हैं, कहीं ओला वाले के साथ, कहीं वो कुलियों के साथ बात करते दिखाई देते हैं, कहीं ट्रैक्टर चलाते दिखाई देते हैं, आम आदमी से संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और इसके चलते उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है क्या? जो बिल्कुल नगण्य थी, अब वो बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है क्या? तो क्या इन विधानसभा चुनाव में, और खास आज मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करने वाला हूं, वहां पर दरअसल विधानसभा चुनाव में भी लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी की होती दिखेगी क्या? अभी कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर में जो राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, उस पर अमित शाह सवाल उठाते दिखे हैं, 10 सवाल दाग दिए। तो अब बीजेपी भी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर राहुल गांधी। क्या राजनीति में एक ये नया अध्याय जुड़ता दिख रहा है? वो राहुल गांधी, वो मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, तब अध्यक्ष थे, लेकिन ऐसी हार मिली 2019 में कि 2 साल, सवा 2 साल, 2.5 साल कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष के साथ थी, यानी कि कोई चेहरा ही नहीं था कांग्रेस के पास मोदी के सामने खड़ा करने का। वो वक्त भी हमने देखा है। तो यहां यह लड़ाई होगी, लेकिन साथ ही साथ एक समानांतर धारा भी चलती है। राज्यों में कुछ नेता होते हैं, उनका अपना दमखम होता है, शतरप जो है। अब हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम नायब सिंह सैनी, क्या यह होने वाला है? नायब सिंह सैनी कोई करिश्माई नेता नहीं है। मनोहर लाल खट्टर पौने 10 साल वो रहे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या हम मोदी ही फिर से पूरी ताकत झोंकते दिखाई देंगे? उनको कोई रिलक्टेंस नहीं होती, वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नहीं है, अरे भाई विधानसभा चुनाव है, 2-3 रैली लगा दो, ज्यादा से ज्यादा, इतना करते थे। नरेंद्र मोदी हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं, दर्जनों क्या 2 दर्जन रैली भी करा लो, वो तैयार रहेंगे। तो हरियाणा में चेहरा नायब सिंह सैनी होगा या नरेंद्र मोदी? और उधर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी तो होंगे ही, पर बड़ा चेहरा राहुल गांधी को पेश किया जाएगा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? और इसमें भी अब कुमारी सैलजा वो कह रही हैं चुनाव तो मैं भी लड़ना चाहती हूं, लोकसभा जीत गई, सांसद हैं, चुनाव क्यों लड़ना चाह रही हैं? कुछ खेल भी हो रहा है क्या? ये चेहरों की लड़ाई और दिलचस्प भी हो जाएगी क्या? और रणदीप सुरजेवाला भी कैथल से फिर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जबकि राज्यसभा सांसद हैं। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जो महाविकास अघाड़ी है, यानी कि इंडिया गठबंधन, उनका सबसे बड़ा चेहरा वहां पर उद्धव ठाकरे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। सबसे बड़ा चेहरा आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि शरद पवार है, पर वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है ना। उद्धव ठाकरे का चेहरा, और वो 50 खोखा सरकार, गद्दारी, ईमानदारी, वफादारी, बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं। पर वहां भी तनातनी की खबर आ रही है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस में। नाना पटोले जो अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई बाद में तय कर लेंगे, उद्धव कह रहे हैं शरद पवार तय कर लेंगे। पर उद्धव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं को हटाने के बाद वहां पर राजनीति की एक और धारा निकल पड़ी थी। और उद्धव ठाकरे के सामने महायुति यानी कि एनडीए की तरफ से चेहरा कौन होगा? एकनाथ शिंदे ही चेहरा रखना पड़ेगा क्या, जो अभी मुख्यमंत्री हैं? या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहेगी क्या बीजेपी? पर वो ब्राह्मण हैं और वहां पर मराठा, दलित, मुसलमान का एक कॉम्बिनेशन बनने की आशंका, स्ट्रोक, खतरा लगातार मंडरा रहा है। 30 सीटें तो महायुति जीत गई, 48 में से 18 पर ही रह गई एनडीए, जिसने 41 सीटें जीती थी पिछली बार 48 में से।
और यहां पर भी फिर वही सवाल, मोदी बनाम राहुल का पुट कितना होने वाला है? मोदी के सहारे ही महायुति मैदान में उतरेगी क्या? और राहुल गांधी कैटलिस्ट का काम करेंगे या ड्राइवर बनेंगे? महाविकास अघाड़ी के इस विधानसभा चुनाव में इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव, चेहरे पर तनाव। ये चेहरे पर तनाव तो चल रहा है, ये कल के सवाल आपने लगा दिए पीसीआर, तो आज के सवाल लगा दीजिए, इतना तनाव में मत आइए। महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव, चेहरे पर तनाव। और दूसरा सवाल है, मोदी वर्सेस राहुल का जोर या क्षत्रपों का शोर। चर्चा में मेरे साथ देश के दो सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, प्रोफेसर संजय कुमार भी हमारे साथ हैं, सीएसडीएस से जुड़े हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा। तो सबसे वरिष्ठ कह दिया, सबसे तजुर्बेकार कह दिया, तो कम से कम इसे कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा विज्ञान कि आपको मैं युवा के तौर पर पेश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स एग्जैक्टली द वे इट शुड बी। और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो देखिए, है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चुके, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए हैं नरेंद्र मोदी, थोड़ी सी जान आई है कांग्रेस में, लेकिन अब दरअसल सीधी लड़ाई क्या इस विधानसभा चुनाव में हम ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल की भी देखने वाले हैं? यशवंत, आपने ट्रैकर किया है मूड ऑफ द नेशन, एक और चैनल के लिए आपने सर्वे किया है। वो इंडिया टुडे का मूड ऑफ नेशन वो अभी आया, वो एक अलग विषय है। ट्रैकर जो हम एबीपी के लिए करते रहते हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन ये बात सच है आपका कहना कि जो एक वैक्यूम ऑफ लीडरशिप अपोजिशन की थी, उस जगह पे अब राहुल गांधी पूरी तरह से अच्छे खासी ताकत से आ चुके हैं। एक्चुअली दो वैक्यूम भरे हैं पिछले कुछ समय में। पहली बात तो कांग्रेस निर्विवाद रूप से बैक इन द सेंटर स्पेस ऑफ अपोजिशन आ चुकी है और राहुल गांधी धुरी बन गई है और राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर की धुरी बन गए हैं। ये दोनों चीजें निर्विवाद रूप से हो गई हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब राहुल गांधी जी के नंबर बहुत नीचे जा रहे थे। उस समय ममता बनर्जी, अरविंद, सबके राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं सबकी जागृत हो गई थी। अब वो सब कुछ ध्वस्त हो गया है, सब आ गए हैं कि भाई अपना अपना राज्य अपना संभालो और केंद्र की राजनीति विपक्ष की तरफ क्योंकि से वो राहुल को आधी छोड़े सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे वाले हिसाब किताब में जो था मामला, वो चीज लग रहा है रीअलाइनमेंट अब हो गया है उस चीज का। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उत्साह है कांग्रेस के वर्कर्स का वो ज्यादा बेहतर है। 4 में से 3 जगहों पे कम से कम सीधे तौर पर विपक्ष को और कांग्रेस को सत्ता में आने की संभावनाएं हमारा ट्रैकर अब दिखा रहा है। वो 3 राज्य कौन हुए? हरियाणा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कल के घोषणा के बाद से जम्मू कश्मीर। मतलब जहां प्रबल संभावनाएं हैं कि ये अच्छा कंटेस्ट करेंगे और जीतने की स्थिति में आएंगे। केवल एक राज्य जहां पे बीजेपी को थोड़ी उम्मीद दिख सकती है वापसी की, वो है झारखंड। लेकिन वो उम्मीद भी उस तरीके की वन साइडेड नहीं है जो आज से 4 महीने 6 महीने पहले वो चंपई सोरेन वाला मामला वो भी नहीं है। वो रायता कुछ जरूरत से ज्यादा रायता फैला है। हेमंत सोरेन वहां की राजनीति की एक धुरी बन चुके हैं। ट्राइबल बेल्ट की 5 लोकसभा अभिज्ञान स्वीप की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। तो इसका मतलब आदिवासी सेंटीमेंट पूरी तरह से हेमंत सोरेन के साथ में है। और बीजेपी जो भी उनके अंदरूनी कारण हो, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है बाबूलाल मरांडी, उसका नाम घोषित करना ही नहीं चाहती। तो ऐसे में जो उनकी इंटरनल इश्यूज हैं उसके कारण एक संभावित जीत को भी उन्होंने तो 3-1 का भी आंकड़ा अभी फिलहाल जो 4-0 भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब 4-0 भी हो सकता है, 4-0 भी। 3 में बढ़त दिख रही है इंडिया की, एनडीए को बढ़त सिर्फ एक जगह पर। अभी जो मेरा मूल सवाल था, तो इन चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ड्राइविंग चेहरा सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा, स्थानीय या केंद्रीय राजनीति के चेहरे? देखिए, केंद्रीय राजनीति के चेहरे और स्थानीय में डबल इंजन हम लोग ने बहुत नैरेटिव सुन लिया
लेकिन बाद में समझ में आया कि इंजन तो एक ही चल रहा था, दूसरा इंजन जो बीजेपी वालों का गार्ड के डब्बे में उल्टी तरफ मुंह करके चल रहा था। ठीक है, तो ये डबल इंजन का नैरेटिव कम से कम अभी अपोजिशन की साइड में तो हरियाणा में भी था। ऐसा नहीं और ना ही महाराष्ट्र। जी बिल्कुल नहीं है। भले ही वो आंकड़ों को किस तरीके से भी हर कोई अपने अपने तरीके से रीड करता है, वो एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे क्लासिकल इसमें महाराष्ट्र की स्टोरी है। जब चूंकि आपने चेहरे की बात की, Most of महाराष्ट्र में इतना विचित्र तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा। मैं विचित्र शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप अभी देखें लास्ट चुनाव 2014 के असेंबली इलेक्शन में जब सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, कांग्रेस महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी हो गई थी। ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद से 10 साल से वो चौथे नंबर की ही थी। पिछले 2 साल से जो उठापटक चल रही थी महाराष्ट्र में, उसमें हम सबकी बात कर रहे थे। शिवसेना की 2 फाड़ की, शरद पवार की, अजीत पवार की, शिंदे साहब की, देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन कांग्रेस की चर्चा कोई नहीं कर रहा था। एक फेसलेस कांग्रेस के लीडरलेस। मैं आपका आगे जो अभी सस्पेंस बना रहे हैं उसमें एक चीज और जोड़ दूं, कांग्रेसियों का ही हाल ये था भाई, अशोक चौहान उनको लगा ये तो बिल्कुल ही डूब गई है, चौथे नंबर का ये तो वो पाला पलट रहे हैं, मिलिंद देवड़ा पाला पलट रहे हैं, संजय निरुपम पलट रहे हैं, ये लोग, इनको भी ये लग रहा था ना कांग्रेस का खेल खत्म। लेकिन हुआ क्या? सारी फोकस को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने स्कोर कहां किया? मराठवाड़ा में, विदर्भ में, जहां उसकी बीजेपी से सीधी फाइट थी, 1-on-1। और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड, और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त था यहां पे, जबरदस्त। और वहां पर फेसलेस कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट बन के उभर जाती। मैं एक और इसमें दिलचस्प आंकड़ा जो हमने बहुत बार लोकसभा चुनाव के दौरान, दर्शकों आपको थोड़ा सा मेमोरी को जॉग करेंगे तो आपको याद आएगा, बहुत बार मैंने ये बात कही कि भाई 192 सीटें ऐसी हैं, वो 2 आंकड़े थे, 192 और एक 176 का भी। 192 सीटें जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ, 178 बीजेपी जीत गई। यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91 से 92% था। कांग्रेस 8% सीटें ही जीत पाती थी जहां बीजेपी के साथ सीधी टक्कर। लेकिन 2024 में वो आंकड़ा, वो स्ट्राइक रेट जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी, 29% पर आ गया। और अगर आप यही सीटें आप माइनस करें जो कांग्रेस ने 2024 में निकाली सीधी फाइट में, उसमें आप यूपी भी काउंट कर लीजिए, राजस्थान भी काउंट कर लीजिए, उसमें आप हरियाणा काउंट कर लीजिए, उसमें आप महाराष्ट्र काउंट कर लीजिए, तो आप पाएंगे बीजेपी के 240 और 280 के बीच में वही दीवार थी। ठीक है, तो ये बात हमारा असर्शन कि जब तक कांग्रेस इस अपनी खोई हुई जमीन को वापस नहीं पाती, तब तक क्या विकल्प आएगा? तो ये एक बड़ा, मैंने महाराष्ट्र की चर्चा इसलिए नहीं, महाराष्ट्र में फिर चेहरा कौन होगा, इसीलिए मैंने बोला कि हालत ये है कि कांग्रेस जहां पे डिफॉल्ट अपोजिशन थी, वहां बीजेपी अगर अपनी दुर्गति ज्यादा कर ले तो बिना चेहरे के भी कांग्रेस वापसी कर सकती है। ये महाराष्ट्र ने दिखा दिया। तो जहां पे चेहरा होगा हुड्डा साहब का, जहां पर चेहरा होगा और राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी जो बढ़ रही है, और जो राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं, अच्छी खासी ऑक्सीजन भी है। जो पर एक आंकड़ा बताइए, फिर मैं संजय के पास जाऊंगा। यशवंत, पहले देखिए, एक होता है कि किसी की एक्सेप्टेबिलिटी 2% है जी, और आप 8% हो गए, तो 4 गुना बढ़ गई जी। कहने को, रहे तो सिंगल डिजिट में जी, और उधर बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी, 3/4 से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग चल रही थी। वो अप्रूवल रेटिंग अब कितना फर्क आया है, ये कैचअप गेम में कितना कैचअप करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत वाजिब आपने सवाल पूछा, क्योंकि इंडिया टुडे का जो अभी लेटेस्ट एमओटीएन है, उसमें प्रधानमंत्री अगर 55-56 से घट के 49 के आसपास आए हैं, तो राहुल गांधी 11 से बढ़ के 22 पहुंचे हैं। और 55-56 भी वो 75-76 से नीचे आए। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन जो महीन चीज समझने की है वो ये कि जो ये 11 से 22 का जंप है, ये किसके खाते से आ रहा है? तो ये आ रहा है अरविंद केजरीवाल, जो 14-15 से 7-8 पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी 17-18 से 9-10 पहुंच रही हैं। ये उनके हिस्से से ज्यादा आ रहा है। अब ये जब तक के स्विंग जो बीजेपी के मध्यम मार्गी वोटर हैं, जो कभी कांग्रेस को भी वोट दिया करते थे, उन जगहों पे जब तक कांग्रेस उसको अपनी ओर खींचना नहीं शुरू करेगी, मामला अटकेगा। लेकिन तो मतलब बड़े हैं राहुल गांधी पर, ऐसा नहीं कि जबरदस्त कोई उछाल आ गया हो। अभी भी
लगभग 1/4 एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन महत्वपूर्ण और है। इसमें एक और बात जो आती है, सिक्के का दूसरा पहलू ये कि प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 50% से नीचे आ रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो इस बार के एमओटीएन में आया कि कांग्रेस का पर्सनल वोट शेयर 25% अब टच कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, चेहरों की बात करें, लेकिन कांग्रेस, देखिए बीजेपी की जब आप बात करेंगे तब बात होती है कि मोदी के बगैर बीजेपी का क्या होगा। लेकिन जब कांग्रेस की बात हो रही है तो कांग्रेस के संदर्भ में मेरे आंकड़ों में मुझे ये अब लग रहा है कि कांग्रेस के नेता का ग्राफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ये के अच्छी अंदर बात है। अपनी भी ताकत है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्टली चेहरे पर निर्भर है। कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस का ब्रांड वो अपने नेता के बहुत ब्रांड बहुत से बढ़िया बड़ा है। आपने टॉकिंग पॉइंट दिया है संजय। तो संगठन की ताकत या बिना चेहरे के भी आगे बढ़ना, इसमें ब्रांड मोदी, ब्रांड राहुल का जोर और ये जो शतरप हैं इनका कितना होगा शोर। अगर आप महाराष्ट्र से शुरू करें, फिर हरियाणा का भी बताएं। देखिए, दोनों राज्यों में ये तो ज़रूर है कि दोनों अपने अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, तो चुनावी दौरे तो इनके बहुत होंगे, कई होंगे। लेकिन असल में अगर जो चुनावी गणित जो बनानी होगी अपने राज्य में, या जिस तरह से चुनावी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें छत्रपों की का जो जोर है वो कहीं ज़्यादा होने वाला है। उनकी जोर आजमाइश ज़्यादा होगी। जो पार्टी अपने छत्रपों की जोर आजमाइश में ज़्यादा सफल दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लोकल इश्यूज पे चुनाव बहुत होने वाले हैं, तो उनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी जिस बात का जिक्र हो रहा है, बीजेपी अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो जो उनके सहयोगी हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं, उनके चेहरे, उनके पार्टी के नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। इधर कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना का जो धड़ा है, इनमें भी यही सब होड़ चल रही है। इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि राहुल गांधी और मोदी के मतलब चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। ना तो इंडिया गठबंधन और न ही एनडीए गठबंधन इस बात पर सहमति है कि भाई एक तरफ राहुल गांधी आगे आए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोकल चेहरों की का जोर होने वाला है। नहीं, और इसमें ये मैं हल्का हरियाणा में इंटरप्ट थोड़ा कर रहा अलग हूं। होगा। अभी हरियाणा थोड़ा पर अलग। आते हैं, हरियाणा पर आते हैं संजय, पर मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन करना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनाई गई वो ये कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी। अब कि भाई मोदी की गारंटी 5 किलो अनाज देंगे हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को, इतने घर बनाएंगे, एक लाभार्थी जाति भी खड़ी हुई। राहुल गांधी पर वो भरोसा नहीं था। यहां पर मुझे 2019 की वो कहानी याद आती है कि 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि की बात थी, 500 रुपये महीना, उस पर लोगों ने भरोसा कर लिया। लेकिन न्याय योजना जो लेकर आई थी कांग्रेस, 72,000 रुपये, 6,000 रुपये सालाना नहीं, हर महीने देने की बात, लोगों ने एतबार ही नहीं किया। पर अब ये खटाखट फटाफट की भी राजनीति जो राहुल कर रहे हैं, उसकी कुछ ट्रैक्शन भी आप देख रहे हैं क्या? जिसकी आहट या गूंज, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, बिल्कुल महाराष्ट्र या हरियाणा में भी दिख सकती है। बिल्कुल। देखिए, जब आप प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस का रिलेशनशिप आपके परफॉर्मेंस से होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब है तो आप अच्छी प्रॉमिस भी करें तो उस पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। एक क्लास में 2 विद्यार्थी हैं और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है उसका, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, लगातार मतलब 5 साल से फेल करता आ रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है टीचर को, नहीं अगली बार मैं जब क्लास में फर्स्ट आऊँगा तो स्कूल का नाम रोशन करूँगा। टीचर बोलता भाई 5 साल से तो फेल कर रहे हो, कैसे आओगे फर्स्ट। और दूसरा लड़का जिसका परफॉर्मेंस साधारण भी रहता, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके प्रॉमिस पर लोग भरोसा करते हैं। तो प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का सीधा रिलेशनशिप है। 19 के चुनाव तक कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब था, तो अगर उनके प्रॉमिसेस अच्छे भी थे, कागज पर अच्छे दिखते थे, ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखते थे, फिर भी जनता भरोसा नहीं कर रही थी। आज जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे भी लोग अब पहले से ज्यादा भरोसा करेंगे। और इन चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे लोगों का अट्रैक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे वोटर अब बीजेपी से हट के कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे, लेकिन मुकाबला होगा। और अगर बीजेपी प्रॉमिस करेगी, लोग उसका भी आकलन करेंगे, और कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे भी लोग
एकदम गहरी और नजर जो से ध्यान यशवंत देंगे। सर्वे कर रहे हैं, यशवंत करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेरोजगारी अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई बहुत top बड़ा two। मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई टॉप 2। और बाय द वे एमओटीएन में ये भी समझ में आया कि जो ट्रैकर्स कह रहे हैं, मुद्दों के ऊपर महाराष्ट्र में एग्रेरियन क्राइसिस या किसानों का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो किसानी भी यहाँ पर ये जुड़ तीनों बड़े जाती मुद्दे है। हैं, जी। तो संजय यहाँ पर देखिए मुद्दों की भी जो कंटिन्यूटी दिख रही है, जो लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को कमतर आंका जा रहा था कि अरे भाई होते हैं, महंगाई तो हमेशा होती है, बेरोजगारी हमेशा होती है, ये भी बहुत सारा विमर्श हमने किया था कि इससे चुनाव पर असर नहीं पड़ता, पर पड़ता दिखा है। तो उसका चेहरों के साथ घालमेल कैसे देखते देखिए, हैं ये आप? और continuity हरियाणा की भी बात करें तो देखिए, हाँ देखिए, जिन दो मुद्दों की बात हो रही है, ये सिर्फ 2024 के चुनाव के पहले नहीं दिखाई पड़े, ये 19 से लेके 24 तक लगातार दिखाई पड़ रहे थे। अलग अलग राज्यों के चुनाव के पहले भी जब हम सर्वेक्षण कर रहे थे तो ये दिखाई पड़ता था कि बेरोजगारी, महंगाई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन 19 से लेके 24 के चुनाव तक जो अलग अलग विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त एक बड़ा मुद्दा सामने आ जाता था, राष्ट्रवाद का मुद्दा, आइडेंटिटी का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी गारंटी, और ये मुद्दे दब जाते थे। लेकिन 24 के चुनाव में पहली बार ऐसा दिखाई पड़ा कि इन मुद्दों ने अपनी पकड़ बनाई, इन मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी, और अब आने वाले चुनाव में इसी के लिए ये मुद्दे हावी होने तो वाले हैं। इससे बल्कि मैं ये बात कहूं, जो आगे सारी बढ़ी पार्टियां है, इन मुद्दों पर कुछ ना कुछ फोकस करेगी। संजय, तो संगठन की ताकत या बिना चेहरे के भी आगे बढ़ना, इसमें ब्रांड मोदी, ब्रांड राहुल का जोर और ये जो शतरप हैं, इनका कितना होगा शोर? अगर आप महाराष्ट्र से शुरू करें, फिर हरियाणा का भी बताएं। देखिए, दोनों राज्यों में ये तो ज़रूर है कि दोनों अपने अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, तो चुनावी दौरे तो इनके बहुत होंगे, कई होंगे, लेकिन असल में अगर जो चुनावी गणित जो बनानी होगी अपने राज्य में, या जिस तरह से चुनावी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें छत्रपों की का जो जोर है वो कहीं ज़्यादा होने वाला है, उनकी जोर आजमाइश ज़्यादा होगी। जो पार्टी अपने छत्रपों की जोर आजमाइश में ज़्यादा सफल दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लोकल इश्यूज पे चुनाव बहुत होने वाले हैं, तो उनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी जिस बात का जिक्र हो रहा है, बीजेपी अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो जो उनके सहयोगी हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं, उनके चेहरे, उनके पार्टी के नेता के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। इधर कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना का जो धड़ा है, इनमें भी यही सब होड़ चल रही है। इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि राहुल गांधी और मोदी के मतलब चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। ना तो इंडिया गठबंधन और न ही एनडीए गठबंधन इस बात पर सहमति है कि भाई एक तरफ राहुल गांधी आगे आए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोकल चेहरों का जोर होने वाला है। नहीं, और इसमें ये मैं हल्का हरियाणा में इंटरप्ट थोड़ा कर रहा अलग हूं। होगा। अभी हरियाणा थोड़ा पर अलग- आते हैं, हरियाणा पर आते हैं संजय, पर मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन करना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनाई गई वो ये कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी। अब कि भाई मोदी की गारंटी 5 किलो अनाज देंगे हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को, इतने घर बनाएंगे, एक लाभार्थी जाति भी खड़ी हुई। राहुल गांधी पर वो भरोसा नहीं था। यहाँ पर मुझे 2019 की वो कहानी याद आती है कि 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि की बात थी, 500 रुपये महीना, उस पर लोगों ने भरोसा कर लिया। लेकिन न्याय योजना जो लेकर आई थी कांग्रेस, 72,000 रुपये, 6,000 रुपये सालाना नहीं, हर महीने देने की बात, लोगों ने एतबार ही नहीं किया। पर अब ये खटाखट फटाफट की भी राजनीति जो राहुल कर रहे हैं, उसकी कुछ ट्रैक्शन भी आप देख रहे हैं क्या? जिसकी आहट या गूंज, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल महाराष्ट्र या हरियाणा में भी दिख सकती है। बिल्कुल। देखिए, जब आप प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस का रिलेशनशिप आपके परफॉर्मेंस से होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब है तो आप अच्छी प्रॉमिस भी करें तो उस पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। एक क्लास में 2 विद्यार्थी हैं और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है उसका, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, लगातार
मतलब 5 साल से फेल करता आ रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है टीचर को, नहीं अगली बार मैं जब क्लास में फर्स्ट आऊंगा तो स्कूल का नाम रोशन करूंगा। टीचर बोलता भाई 5 साल से तो फेल कर रहे हो, कैसे आओगे फर्स्ट। और दूसरा लड़का जिसका परफॉर्मेंस साधारण भी रहता, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके प्रॉमिस पर लोग भरोसा करते हैं। तो प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का सीधा रिलेशनशिप है। 19 के चुनाव तक कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब था, तो अगर उनके प्रॉमिसेस अच्छे भी थे, कागज पर अच्छे दिखते थे, ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखते थे, फिर भी जनता भरोसा नहीं कर रही थी। आज जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे भी लोग अब पहले से ज्यादा भरोसा करेंगे। और इन चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे लोगों का अट्रैक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे वोटर अब बीजेपी से हट के कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे, लेकिन मुकाबला होगा। और अगर बीजेपी प्रॉमिस करेगी, लोग उसका भी आकलन करेंगे, और कांग्रेस के प्रॉमिसेस पे भी लोग एकदम गहरी और नजर जो से यशवंत सर्वे कर रहे हैं, यशवंत करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेरोजगारी अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई बहुत top बड़ा two। मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई टॉप 2। और बाय द वे एमओटी में ये भी समझ में आया कि जो ट्रैकर्स कह रहे हैं, मुद्दों के ऊपर महाराष्ट्र में एग्रेरियन क्राइसिस या किसानों का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो किसानी भी यहां पर ये जुड़ तीनों बड़े जाती मुद्दे है। हैं, जी। तो संजय, यहां पर देखिए मुद्दों की भी जो कंटिन्यूटी दिख रही है। जो लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को कमतर आंका जा रहा था कि अरे भाई होते हैं, महंगाई तो हमेशा होती है, बेरोजगारी हमेशा होती है, ये भी बहुत सारा विमर्श हमने किया था कि इससे चुनाव पर असर नहीं पड़ता, पर पड़ता दिखा है। तो उसका चेहरों के साथ घालमेल कैसे देखते देखिए, हैं ये आप? और continuity हरियाणा की भी बात करें तो देखिए, हाँ देखिए, जिन दो मुद्दों की बात हो रही है, ये सिर्फ 2024 के चुनाव के पहले नहीं दिखाई पड़े, ये 19 से लेके 24 तक लगातार दिखाई पड़ रहे थे। अलग अलग राज्यों के चुनाव के पहले भी जब हम सर्वेक्षण कर रहे थे तो ये दिखाई पड़ता था कि बेरोजगारी, महंगाई बड़े मुद्दे हैं। लेकिन 19 से लेके 24 के चुनाव तक जो अलग अलग विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त एक बड़ा मुद्दा सामने आ जाता था, राष्ट्रवाद का मुद्दा, आइडेंटिटी का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी गारंटी, और ये मुद्दे दब जाते थे। लेकिन 24 के चुनाव में पहली बार ऐसा दिखाई पड़ा कि इन मुद्दों ने अपनी पकड़ बनाई, इन मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी, और अब आने वाले चुनाव में इसी के लिए ये मुद्दे हावी होने वाले हैं। इससे बल्कि मैं ये बात कहूं, जो आगे सारी बढ़ी पार्टियां है, इन मुद्दों पर कुछ ना कुछ फोकस करेगी। नीरजा, जो बात अब जहां तक पहुंची है, ये विधानसभा चुनाव में भरोसा किस पर, भरोसे की लड़ाई भी होगी। अभी भरोसे का प्रतीक, सबसे भरोसेमंद चेहरा भारतीय राजनीति का पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी बनकर उभरे थे। अभी ये अब लड़ाई में एक और अध्याय जुड़ेगा क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा शक्ति की लड़ाई होगी महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, हरियाणा में भी। और जो लोकल लीडरशिप है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। नरेंद्र मोदी का रोल होगा, क्योंकि राज सिंह सैनी के चेहरे पे तो बीजेपी अकेले से नहीं लड़ेगी। Exactly. लेकिन वहाँ जो कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार करने की कोशिश की है, ओबीसी को नॉन जाट प्लस अर्बन वोट है, ओबीसी के लीडरशिप वहाँ। तो जो पुराना नॉन जाट पोलराइजेशन होता था, जाट वर्सेस नॉन जाट, उसकी चेष्टा है। एक और चीज भाजपा चाहेगी कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे जेजेपी और बीएसपी का अलायंस है, या आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो लड़ेंगे हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल की स्टेट है हरियाणा, हालांकि वो अभी जेल में है। निकलेंगे हरियाणा इलेक्शन से पहले या नहीं निकलेंगे, उस पर भी निर्भर करता है। तो भाजपा आशा कर रही है कि छोटा मोटा जो वोट कटुआ की तरह ये पार्टी सामने आएंगी, उससे भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। नहीं, इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा नीरजा, प्लीज एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। भाई, वोट कटवे की भूमिका में ये छोटे छोटे दल आए और ये कांग्रेस को नुकसान करें, लेकिन ये जो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, और खास हरियाणा में तो कमाल ही है। 10 जो लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े किए बीजेपी ने, उसमें से 6 गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के थे। और अब किरण चौधरी आ रही हैं तो वो कह रही हैं श्रुति चौधरी को भी टिकट मिलना चाहिए। राव इंद्रजीत अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, धर्मवीर अपने भाई के लिए कह रहे हैं, वो
कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के लिए, भव्य के लिए कह रहे हैं, नवीन जिंदल अपनी मां के लिए टिकट मांग रहे हैं, और इसमें परिवारवाद जिस पर कांग्रेस पर हमला बीजेपी बोलती थी, ये सारे परिवारवादी राजनीति के चेहरे भी हैं जो बीजेपी में आ गए। अब देखिए, जो लोकल फैक्टर्स हैं, चाहे वोट कटुआ हो, चाहे ओबीसी कंसोलिडेशन की कोशिश हो, या फिर आप जो कह रहे हैं परिवारवाद का मुद्दा जो दूसरी साइड को काटेगा, इतना हावी नहीं होगा, चाहे वो हो, इश्यूज लोकल होंगे, इश्यूज ज्यादा नेशनल इस बार नहीं होंगे जो मुझे लगता है। और 5:5 लोकसभा में था, दोनों साइड का 5-5 था, तो जाट खिसक गया है भाजपा की तरफ से, चाहे वेस्टर्न यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स जिसको शेप कर रही है। अब 2 महीने पहले ये कहा जाता था संदीप कि कांग्रेस इज इन अ पोजीशन कि 65 से 70 सीटें हरियाणा में, लेकिन आज अगर आप ग्राउंड पे जाइए तो इतना नहीं, बहुत मेजर्ड टोन में बात हो रही है। अच्छा, विनेश फोगाट एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है हरियाणा में, जो कि कांग्रेस को हेल्प करेगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा। जिस तरह से जाट और किसान वो 150 किलोमीटर की दूरी जो उसने कवर की, उसमें निकले और उसका स्वागत किया, और ये कि उसको पुलिस कवर हटा दिया गया है दिल्ली पुलिस से, ये भी इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं हुआ। नहीं, उसकी क्लैरिफिकेशन आई है अब दिल्ली पुलिस से कि नहीं, वो हमारे पीएसओ समझ नहीं पाए, वो हरियाणा पुलिस को देना चाह रहे थे हम जिम्मेदारी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हाँ। नहीं, अब पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी या रफू करने की कोशिश थी, लेकिन एक फैक्टर है जो रेस्लर्स के साथ हुआ, वो एक फैक्टर है। अगर पर्टिकुलरली ठीक है, ये तो फैक्टर है, पर इन फैक्टरों में एक बड़ी चीज, क्या ये देखने लायक बात होगी विनोद कि चाहे हरियाणा हो, पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ही चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र का नंबर तो बाद में आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से फ्रंट फुट पर जितनी रैलियां पहले करते आए हैं विधानसभा चुनावों में, उतनी ही करेंगे, और राहुल गांधी थोड़े रिलक्टेंट दिखते थे, इस बार वो भी कदम ताल करते दिखाई देंगे। क्या तू डाल में पात आप इतनी करोगे तो मैं भी इतनी करूंगा, ये लड़ाई वहां भी जाएगी क्या? देखिए, हम लोगों का काम है बाहैसियत पत्रकार सवाल पूछने का, वाजिब सवाल होते हैं हमारे, लेकिन मैं समझता हूं कि अब कितने सवालों का जवाब देगा राहुल गांधी। आप मुझे बता दो कि हम उसको पप्पू बुला चुके हैं, हम उसे यूजलेस बता चुके हैं, हम ये कह चुके हैं कि राजनीति में कभी सफल नहीं होगा। उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, उसके बाद फिर उसने नॉर्थ ईस्ट से बॉम्बे तक की। अब आप कहते हैं कि उसका पर्सनल कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी आप डिस्कस कर रहे थे यशवंत के साथ कि वहां पर जो महाराष्ट्र में, वहां पर कोई लोकल चेहरा नहीं था, फिर भी कांग्रेस जीत गई। अरे भाई, चेहरा राहुल गांधी था लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का। तो जहां पर हमको क्रेडिट देना चाहिए, ड्यू क्रेडिट वो देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस राजनीति में पहले से बहुत इंप्रूव की है। मैं मजबूत शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि राहुल गांधी नहीं बदला है, लोगों की नजरें बदली हैं। लोग अब उसको सही नजर से, दूसरी नजर से देख रहे हैं। और मोदी जी की इमेज इसलिए वीक हुई है कि लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि क्या वो उतना करते हैं जितना कहते हैं। यह है क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस। और इसमें आप गुणा भाग करते रहो जात का, ये उधर से छोटा पकड़ के ले आएंगे, इधर से बड़ा लगा देंगे। वो जो जिक्सॉ पजल है वो अब थोड़ा साफ हो चुकी है राजनीति हमारे देश की। अभी आपने कहा कि माननीय गृह मंत्री ने सवाल उठाए कि जो अलायंस हुई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में मुझे सवाल पता नहीं कौन से उठाए उन्होंने। हाँ, 10 सवाल लेकिन उठाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर एक अहम प्रांत है भारत का।
भारत का इंटेग्रल पार्ट है। और जिस पार्टी ने पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं दिया वैली में, वो एक बड़ी नेशनल पार्टी, एक बड़ी रीजनल पार्टी के साथ अलायंस कर रही है, उसकी तारीफ नहीं कर रहा। गजब बात है यार भाई। क्या इससे बड़ा कोई हाथ बढ़ाया जा सकता है मेनलैंड इंडिया के द्वारा उस प्रांत के प्रति जो अपने आप को एलिनेटेड फील समझता है? एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस भी है कि एक नेशनल पार्टी अलायंस में है एक रीजनल पार्टी पर के ये साथ। दोधारी तलवार भी है क्या विनोद? देखिए, अनुच्छेद 370 हटाने देखिए- को लेकर भी कांग्रेस में ही आपको पता है कि एक तरह से दो फाड़ हो गई थी कांग्रेस। कुछ नेता कह रहे थे बिल्कुल ठीक कदम उठाया है ये मोदी सरकार ने, कुछ उस पर चुप्पी साधे बैठे थे। और एक देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, तो ये बात पहले थोड़ा समझ लीजिए। पर एक नैरेटिव भी बनता है कि अरे भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कुछ ज्यादा पाकिस्तान परस्त है, उनकी बोली बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अवाम क्या सोच रहा है और बाकी देश क्या सोच रहा है, उसमें भी एक फर्क होता है, और राजनीतिक नफा नुकसान उसमें कहीं ना कहीं छिपा होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं विनोद? देखिए, ऐसा है, ये वही पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने अटल जी के टाइम में 2002 के बाद परसुएड किया चंद्रबाबू नायडू को कि आप अलायंस मत छोड़ो, अगर आप छोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे। तो उसने अलायंस नहीं छोड़ी। हाँ, सिर्फ उसने स्पीकर नहीं दिया बाली योगी के बाद। देखिए, बहुत सी बातें इतिहास में हमें प्रमुख रूप से दर्ज करवानी जरूरी है, और मैं समझता हूं कि सबसे अहम जो इलेक्शन है इस राउंड में, हरियाणा तो खैर इंपॉर्टेंट है ही सत्ता के हिसाब से, और हरियाणा में मैं समझता हूं कि जो किसानों का मुद्दा है और जो पहलवानों का मुद्दा है और जो एमएसपी का मुद्दा है, वो जात पात से बढ़कर क्लास इशू में तब्दील हो जाएगा। जिस तरह की, हाँ, जात तो बात कर ही रहा है, जात की बात तो कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये एक क्लास डिमेंशन भी है। लेकिन आप मान हरियाणा रहे में हैं कि आप जम्मू तो हरियाणा कश्मीर मुझसे का ज्यादा चुनाव जानते ज्यादा हैं। अहम है। मेरी नजर में भारत की एकजुटता के चलते, भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज के चलते, भारत की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के चलते बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है वो। और अगर 5 उसमें साल हो नेशनल गए हैं पार्टी अनुच्छेद प्रमुख भूमिका अदा 370 कर को रही है। हटाए हुए, उसकी भी समीक्षा है, उस पर भी एक जनमत संग्रह है, तो वहां की आवाम क्या सोचती है ये भी देखना है। पर अभी मैं फिर से घूमकर असल सवाल पर आ रहा हूं। ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल अब सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में वो उतरती दिखेगी या नहीं, हम ओवर प्ले कर रहे हैं उसे, ये शतरंजों का खेल ज्यादा होगा? नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मैं विनोद को भी सुन रहा था और नीरजा को भी सुन रहा था। अम्ब्रेला ब्रांड्स यही रहेंगी। देखिए, दो चीज की हकीकत को समझकर चलना होगा। पहली ये कि राहुल गांधी की रिसर्जेंस है, और बड़ा अच्छा विनोद शर्मा ने कहा कि मजबूत, ये सब नहीं, उनकी अपनी एक तरीके से रिसर्जेंस है, ऊपर जा रहे हैं। हाँ, जो स्ट्रेटेजिक नहीं। देखिए, मार्केटिंग की ओवर ड्राइव इंडियन पॉलिटिक्स ने कभी नहीं देखी थी टिल मोदी अराइव। इट इज अ क्लियर केस ऑफ ओवर ड्राइव। मतलब एफएमसीजी जब कोई ब्रांड को, प्रोडक्ट को पुश करता कार्पेट बॉम्बिंग हर जगह। हाँ, मतलब आप एकदम कुछ और ही हो गया, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये उनकी तरफ से हुआ, ये किसी और ने नहीं किया, ये मोदी ने खुद किया, उनके नहीं, उसमें सिस्टम ने खुद मीडिया भी किया। शामिल था, सोशल मीडिया भी शामिल हुआ, उसमें मीडिया तो उसका एक्स बहुत बड़ा, और बाकी हाँ, सब, मीडिया हाँ। तो उसका बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, और बहुत मायनों में शेमलेस इंस्ट्रूमेंट था। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि महाराष्ट्र को देखते हुए और हरियाणा दोनों को देखते हुए अम्ब्रेला ब्रांड ये रहेंगी। मैं अग्री करता हूं कि राहुल गांधी की प्रेजेंस कांग्रेस का चेहरा ना होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में नहीं, वो ओनस क्या प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा होगा? नायब सिंह सैनी कोई करिश्माई चेहरा नहीं है, क्राउड पुलर नहीं है। नेचुरल ना। और नायब एक सिंह- नाथ आप शिंदे नायब को आप सिंह- मेन चेहरा बनाकर महाराष्ट्र के मैदान में नहीं उतरेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी मेन चेहरा होंगे, या देवेंद्र फडणवीस को बनाइए। हाँ, ये सवाल है ना, देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा। सीधा आपको समझा दूं महाराष्ट्र के बारे में। हाँ। तीन चीजों पर, तीन बातों पर वहां की लीडरशिप तय होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की मुसीबत इस वक्त क्या है, तकलीफ। ठीक है,
या तो नेता हो मराठा, वो है नहीं। या तो नेता हो बैकवर्ड, और तीसरा होता है ऑप्शन ब्राह्मण। बीजेपी के दोनों चेहरे ब्राह्मण है, नितिन हो या देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। दूसरी साइड पे बैकवर्ड और उद्धव ठाकरे दोनों तरह का ऑप्शन है। हाँ, और मराठा ऑप्शन तो ही है, लार्जर ऑप्शन जैसे शरद पवार। तो एक्सक्यूज मी, शिंदे पर, ये बड़ी विडंबना है बीजेपी की, शिंदे पर बहुत कुछ निर्भर करेगा एक आउटसाइडर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की अपनी जो लीडरशिप हुआ करती थी उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ब्राह्मणिकल और बीजेपी के लगभग बराबर प्रदर्शन किया है शिंदे ने। स्ट्राइक रेट तो बीजेपी से बहुत बेहतर है। 9 सीटें हैं, अगर बीजेपी जीती 7 सीटें जीते हैं शिंदे। एग्जैक्टली। तो आपको उस आउटसाइडर पे भरोसा करना पड़ेगा, उस आउटसाइडर पर भरोसा करना पड़ेगा। ये लड़ाई कैसे देखते हैं, और ये आने वाले अगले 4.5 पौने 5 साल की जो लोकसभा से पहले की राजनीति है, उसमें आमने सामने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के आमने सामने का पहला अध्याय अब हम होते देख रहे हैं। देखिए, चुनाव तो बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि छोटी छोटी राजनीतिक घटनाएं भी होंगी, उनमें भी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। अब ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी जहां पे ये दोनों आमने सामने ना हो और बराबर की टक्कर एक दूसरे को न दें। क्योंकि अभी तक ये होता था कि राहुल गांधी सामने तो खड़े होते थे, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता नहीं दिखाई पड़ती थी कि वो एक मंच से खड़े होकर सारे देश को संबोधित कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी करते थे, किसी जमाने में इंदिरा गांधी करती थी या नेहरू वगैरह करते थे। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी ने येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से, वो एक पूरी प्रक्रिया है जिसका हम लोग सब जिक्र कर ही चुके हैं, उन्होंने ये हैसियत प्राप्त कर ली है कि वो भी हर मसले के ऊपर पूरे देश को संबोधित करते हैं। पहली बात तो इन दोनों के बीच में लगातार, चाहे राज्यों का चुनाव हो, चाहे नगरपालिका का चुनाव हो, या कोई घटना पे विवाद हो, हर बात पे टक्कर होगी। तो ये अपने आप में राहुल गांधी के लिए भी एक कांटों का ताज भी है। आने वाला वक्त अग्नि परीक्षा भी नहीं, राहुल गांधी ने इस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है कि कहीं तुक्का तो नहीं लग गया। नहीं, ऐसा कुछ भैया लोकसभा चुनाव में 99 का आंकड़ा पकड़ देखिए, ले ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक पूरी प्रक्रिया के जरिए हुआ है। एक व्यक्ति बढ़ा है, दूसरा व्यक्ति घटा है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं घटा है, लेकिन यशवंत जी ने बताया कि बढ़ने और घटने की प्रक्रियाएं साथ साथ चली हैं और उनकी गति धीमी रही है। कोई व्यक्ति नहीं, देखिए इसमें एक और चीज मैं यहां पर डाल दूं, हर चीज पर्सपेक्टिव में हमें डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जबरदस्त मैंडेट लेकर आए और आगे आंकड़ा बढ़ा लिया, 282 को 303 कर दिया 2019 में, पर बीच में दिल्ली में लगातार चुनाव हारते रहे। 67 सीट ले गए अरविंद केजरीवाल एक बार, 70 में से एक बार 62। ममता बनर्जी लगातार जीतती रही, नवीन पटनायक जीतते रहे। तो ऐसा नहीं, और नीतीश कुमार 2015 में बीजेपी से दामन छिटक कर, तो ऐसा नहीं है नहीं हारे। पर अब हर चुनाव हार या जीत, मोदी की हार जीत या राहुल की हार जीत के टर्म्स में आकी जाएगी क्या? जरूर आकी जाएगी, जरूर आकी जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में केवल एक ही राष्ट्रीय नेता है इस वक्त, उसका नाम है राहुल गांधी। दूसरे नेता अपने अपने इलाकों के मजबूत नेता हैं, वहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चुनाव जीतते हैं। ममता बनर्जी ने तो लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत रही हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, दूसरी जगह स्टालिन वहाँ पर जीत रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता केवल एक ही है विपक्ष का, और वो है राहुल गांधी। पहले उनके होने में कोई संदेह था, अब कोई संदेह नहीं रहा है। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब बस केवल दोनों अपनी अपनी जगह स्थिर हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा वगैरह होता रहेगा। अभी विधानसभाओं के चुनाव होंगे, इनके नतीजे आएंगे, इससे भी फर्क पड़ेगा। सामने एक और अभय क्या चुनौती ये भी है कि जो शत्रप हैं, और मैंने सवाल यूं ही नहीं बनाया, शत्रपों यानी कि रीजनल जो पार्टनर्स हैं, वो अखिलेश हो यूपी में, तेजस्वी हो बिहार में, या उद्धव ठाकरे हो महाराष्ट्र में, थोड़ी दरियादिली कांग्रेस को दिखानी होगी। अब जो यहाँ पर लड़ाई की पहले से ही खबरें आने लगी, भाई इतनी सीट तो नहीं देंगे। भाई देखिए, अभी उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले और वो राहुल गांधी से मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा कि देखिए, अगर उधर से जब चेहरा आएगा तो हम सोचेंगे कि इधर से चेहरा दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ये उन्होंने उनसे कहा, जो ये समझ में आने वाली आती। जब राहुल गांधी से मिले तो जो खबरें निकल के आई, राहुल गांधी ने उससे कहा घोषित करें या न करें। राजनीति के धुरी जब बन गए तो राज्यों में शत्रपों की चलने दीजिए। जी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि हम चेहरा घोषित करें न करें, महाराष्ट्र में हमारे नेता आप हैं,
हाँ, ये कहा। आप ये देखिए ना बात क्या है, ये बिल्कुल ये बिल्कुल अलग तरह की स्थिति है। राहुल के डिसीजन मेकिंग को देखिए, पॉलिटिकल, बहुत अच्छा पॉइंट रखा है अभय ने। ही इज फार मोर benevolent towards dealing with allies. हाँ, और ये दूसरे नजर पहले आता सत्र है में जो उनके भाषण दिया था राहुल फैसलों गांधी में। ने, उसमें क्या कहा था राहुल गांधी ने कि भाई अगर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को दिक्कत होती है, हेमंत सोरेन को दिक्कत होती है, नाम लेके कहा था, अरविंद केजरीवाल को दिक्कत होती है, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं उस दिक्कत में। तो अब देखते हैं जो ये जोर है, शोर है, केंद्रीय चेहरे यानी कि ब्रांड राहुल, ब्रांड मोदी आपस में टकराएंगे, शत्रपों के साथ कैसा घालमेल होगा, ये भी राजनीति का एक और अध्याय जुड़ता दिख रहा है।